अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी गैप। ये टॉपिक आपके लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए फर्स्ट में आपने गैप प्रिंसिपल्स, गैप कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने पढ़े, काफ़ी डिटेल में सीखे आपने। और फिर इस सेमेस्टर तक आप जो भी अकाउंटिंग की आपने, या जो आप सीख चुके हैं, तो इन प्रिंसिपल्स के बगैर तो ये काम मुमकिन नहीं था। तो आज कुछ हम दोबारा इनको रिमाइंड कर लेंगे, प्रिंसिपल्स को रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक जो प्रीवियस लेक्चर्स रहे, तो उनमें हमने स्टॉक मार्केट क्रैश से स्टार्ट किया कि किस तरह ये जो अकाउंटिंग रेगुलेशंस हैं या रिपोर्टिंग रेगुलेशंस हैं, ये किस इन स्टेजेस से या किन एरस से होते हुए यहाँ तक इनकी डेवलपमेंट रही या पहुँची। आज हम ब्रीफ ओवरव्यू कुछ देख लेते हैं गैप का। डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जब आप अकाउंटिंग करते हैं, जब आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जब अकाउंटिंग साइकिल प्रोसीड करते हैं, आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, तो वहाँ इन प्रिंसिपल्स को ही आप फॉलो कर रहे होते हैं, इन कॉन्सेप्ट, इन कन्वेंशंस को फॉलो कर रहे होते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्ड करनी है तो क्या कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना है, स्टेटमेंट्स बन रही हैं तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है या आप फॉलो कर रहे हैं, या प्रिंसिपल किस तरह एज अकाउंटेंट आपको हेल्प आउट करते हैं, आपको एड प्रोवाइड करते हैं या आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं, हिस्ट्री देख ली आपने, रीज़न समझ लिए आपने, डिफरेंट एरर्स से जब ये प्रिंसिपल्स पास थ्रू हुए, ये सब कुछ आप अब सीख चुके, पढ़ चुके। पहले देख लें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या। तो यहाँ हम कुछ देख सकते हैं कि अकाउंटेंट्स यूज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप टू गाइड देम इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया, अकाउंटिंग तक गैप आपको हेल्प आउट करता है कि आप रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग तक हेल्प आउट करता है। लेकिन उसके बाद जब आपका ऑडिट स्टार्ट होता है, तो ऑडिट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करते हैं कि हाँ गैप को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया गया अकाउंटिंग में, IFRS को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। तो ये फिर अकाउंटिंग वाइंड अप होने के बाद जब ऑडिट स्टार्ट होता है, जब ऑडिटिंग स्टार्ट होती है, तो एक ऑडिटर भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को देखते हुए एक कंपनी के अगेंस्ट या उसके हक में या डिस्क्लेमर या एडवाइस कोई भी अपना ओपिनियन फिर शो कर रहा होता है। तो हमने यहाँ ये कह दिया कि गैप जो है, इसका मकसद क्या है वैसे, कि ये गाइड कर रहा होती है, ये प्रिंसिपल्स आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आप रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग किस तरह करेंगे। गैप comprises a broad set of principles that have been developed by the अकाउंटिंग प्रोफेशन एंड सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन SEC। ये पढ़ चुके हैं आप कि SEC एक्ट बनाए गए 1933-1934 में, जब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन बनाया गया, उन्होंने एक्ट दिए, उन एक्ट को फॉलो करते हुए FASB तक जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड तक, और गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इन्होंने फर्दर क्या किया, गवर्नमेंट को रूल्स दिए, प्रिंसिपल दिए, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट दिए कि जब एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडस्ट्री, एक बिजनेसमैन, एक फर्म फॉर एग्जांपल रजिस्टर होती है, आप बिजनेस इंस्टॉल या स्टार्ट करना चाह रहा है कोई, तो उसको किस तरह अकाउंटिंग करनी होगी, किस तरह रिपोर्टिंग करनी होगी, तो ये सारा प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। आप पे डिपेंड करते हैं, आप चार्ल्स एच गिब्सन जो बुक मैंने आपको शेयर की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वहाँ आप बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत इजी आसान लिखा गया है, आप ज़रूर वहीं से या ये स्लाइड्स देख लें, या इसके अलावा भी मैं कुछ पेजेस शेयर कर दूंगा, वो कुछ डिटेल में होंगे, लेकिन आप ज़रूर उनको पढ़ेंगे। कि इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन, पहला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, आप पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक एंटिटी या बिजनेस एंटिटी एजम्पशन या कॉन्सेप्ट। Financial records must be separately maintained for each economic entity. Economic entities include business, government, school, district, यानी वो तमाम businesses जो हैं, तमाम organizations, कोई भी business काम कर रहा है, तो वो owners के personal affairs से, personal properties से, personal liability से बिल्कुल separate होगा। बिजनेस की अकाउंटिंग होगी बिजनेस नेम पे,
बिजनेस अकाउंट्स होंगे बिजनेस नेम पे, बिजनेस डीलिंग्स होंगी बिजनेस रिलेशनशिप में, बिजनेस नेम पे। ठीक है, तो कोई भी पर्सनल अफेयर, पर्सनल डीलिंग्स ओनर्स की बिजनेस को कभी ना इफेक्ट करेंगे, ना बिजनेस की कोई डीलिंग्स या ट्रांजैक्शंस या इवेंट पर्सनल अफेयर्स ओनर्स की इफेक्ट करे। ये है फर्स्ट इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन, बहुत इजी, क्योंकि हम पहले ये समझ चुके हैं। इसे हम सेपरेट बिजनेस सेपरेट इकोनॉमिक एंटिटी या सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। काफ़ी बुक्स में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी इसे कहा गया है। जैसे यहाँ के पास ऑल दो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम many different entities may be combined for financial reporting purpose, every economic event must be associated with and recorded by specific entity. In addition, business record must not include the personal assets or liabilities of owners. के लाइबिलिटी ओनर्स की जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं, पर्सनल उसकी अफेयर्स हैं, उसके पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप्स हैं या डीलिंग्स हैं, वो कभी भी बिजनेस में उनका कोई इन्फ्लुएंस या कोई इंटेक नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास फर्स्ट हो गया कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल, जो वो ज़रूरी है, मैं ज़रूरी प्रिंसिपल हैं वही डिस्कस कर रहा हूँ हमने, क्योंकि ब्रीफ ओवरव्यू देखना है। इसी तरह एक प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, अब बात हुई कि जो प्रीवियस स्लाइड थी वो प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई हो रहा होता है, वो हर एक कंपोनेंट पे, हर एक ट्रांजेक्शन पे अप्लाई हो रहा होता है। क्योंकि आपका अकाउंटिंग साइकिल जब इनिशियल स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज वो होती है ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन में आप पहला काम करते हो आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन और बिजनेस इवेंट। जब आप बिजनेस इवेंट को आइडेंटिफाई करने की तरफ जा रहे होते हो तो वहाँ आप किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो, इकोनॉमिक एंटिटी को, पहली बात। दूसरा ये है, जब आप कोई भी बुक या स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं आप टाइटल देते हो एक, उस टाइटल में हमेशा बिजनेस नेम होगा, बिजनेस अकाउंट होगा, बिजनेस टाइटल होगा, वहाँ कभी नहीं लिखा जाएगा पर्सनल नेम, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल टाइटल। तो ये वहाँ आप इनिशियली फर्स्ट स्टेज पे इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो। और जब आप एक बिजनेस को नाम देते हो, रजिस्टर करवाते हो और बिजनेस का एक नाम दे दिया जाता है एक सेपरेट नेम पे, तो वहाँ भी यही प्रिंसिपल फॉलो हो जाता है। अब आ जाते हैं मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन। देखें, आपने आज तक जितनी भी अकाउंटिंग देखी, समझी, पढ़ी, या कोई बिजनेस में आप अप्लाई करते हैं उसे, तो कोई ना कोई मॉनेटरी यूनिट पे ही अकाउंटिंग होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कहें कि एक ट्रांजैक्शन है और ट्रांजैक्शन में अमाउंट नहीं है और आपने उस ट्रांजैक्शन को डेबिट भी कर लिया और क्रेडिट भी कर लिया और अल्टीमेटली वो जाके स्टेटमेंट तक पहुँचे आप और आपके पास रिकॉर्ड्स या रिजल्ट्स आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास एक प्रिंसिपल है, एजम्पशन है कि जब भी कोई अकाउंटेंट करेगा, जब भी कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करेगा, तो उसको ये भी एक ट्रांजैक्शन में देखना होगा कि अमाउंट कितना, यूनिट नहीं, अमाउंट्स, मॉनेटरी यूनिट, डॉलर हो, रुपीज़ हो, कोई भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं तो उसको आप उस करेंसी को ही फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करनी होगी। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो वैल्यूएशन जब होगी उसकी ट्रांजेक्शन की तो वो मॉनेटरी यूनिट्स में हो, लीगल टेंडर मनी में हो, एक्सेप्टेबल मॉनेटरी यूनिट्स में हो, काइंड्स में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इन्वेस्ट करता है काइंड्स किसी बिजनेस में, गुड्स इन्वेस्ट करता है तो गुड्स की भी वैल्यूएशन होगी, वैल्यूएशन अकाउंट हम पढ़ते हैं। तो मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन या प्रिंसिपल हमें कहते हैं इकोनॉमिक एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूड ओनली क्वांटिफाइबल ट्रांजैक्शंस। पॉइंट समझ आ गया होगा आपको कि क्वांटिफाइबल ट्रांजैक्शंस होंगी, सर्टेन इकोनॉमिक इवेंट्स दैट अफेक्ट अ कंपनी सच एज हायरिंग अ न्यू chief executive officer or introducing a new product cannot be easily quantified in monetary units and therefore do not appear in the company's accounting records. लेकिन जब आप HR ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग नहीं कर सकते, अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का है नहीं हमारे सामने कि आपने एक वर्कर लिया तो आप उसको वैल्यूएशन नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको उसकी सर्विसेज को वेजेस और सैलरीज में क्या कर लेते हो, कन्वर्ट करके अकाउंटिंग का पार्ट बनाते हो। अदरवाइज आपके पास कोई अकाउंटिंग नहीं है, क्वांटिफाइबल है नहीं ये। इसी तरह फर्दर मोर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मस्ट बी रिकॉर्डेड यूजिंग अ स्टेबल करेंसी। अभी मैंने बात की है, बिजनेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स यूजुअली यूज US डॉलर्स फॉर दिस पर्पस, तो हम इसे मॉनेटरी एजम्पशन कहते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी इसे कहा जाता है, आप पढ़ चुके हैं, ये डिफरेंट बुक्स में हमें कॉन्सेप्ट नज़र आते हैं। तो दूसरा अब पॉइंट जो आ रहा है, अप्लाई कैसे होगा ये, आप कभी भी अकाउंटिंग करेंगे, आप कभी भी बिजनेसमैन हैं, आप कंपनी या एक बिजनेस को रन कर रहे हैं,
तो आपकी अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट रूल्स, आपकी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफिकेशन, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, उसकी समराइजिंग, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन कभी भी मॉनेटरी वैल्यू से हट के नहीं होगी। मनी मेजर्ड ट्रांजैक्शंस ही आप क्वांटिफाइबल हैं और इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल को आप अप्लाई करेंगे जब आप ट्रांजैक्शंस को, मनी मेजर्ड वोचर्स को क्या करेंगे, इनवाइसेस को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसी तरह थर्ड जो प्रिंसिपल मेरे पास है वो है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसको डिस्क्लोजर प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर भी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर आपको कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को क्या करे, जो हमारा सब्जेक्ट है, हम जहाँ जो सीख रहे हैं, ज़रूर डिस्क्लोज करेंगे। आप अपने इनकम के रिकॉर्ड्स और लॉसेस के रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ओनर इक्विटी, कैश फ्लो, जो भी कंपनी की ट्रांजैक्शंस हैं, कंपनी में हो चुकी हैं, उनको आपको ज़रूर डिस्क्लोज करना होगा। ये प्रिंसिपल जो है ये कंपनीज को बाउंड कर देता है कि कंपनी जब अपने रिकॉर्ड्स को, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करेंगी, पब्लिक करेंगी या पब्लिश या डिस्क्लोज करेंगी, तो अल्टीमेटली वहाँ आप पे टैक्स भी आएगा, वहाँ आप इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाएंगे, वहाँ आप गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस को भी फॉलो फिर करना होगा और करेंगे। तो जब आप स्टेटमेंट्स बना के उनको पब्लिक या पब्लिश कर देते हो, चाहे वो डिफरेंट चैनल्स हो सकते हैं, वो एनुअल रिपोर्ट है, वो डाइजेस्ट के ज़रिए है, वो न्यूज़पेपर के ज़रिए है, वो वेबसाइट के, ये डिफरेंट ज़राए हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आप कौन सा प्रिंसिपल यहाँ फॉलो कर रहे हैं, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, एज अकाउंटेंट। Financial statements normally provide information about a company's past performance. However, pending lawsuits, incomplete transactions, or other conditions may have imminent and significant effect on the company's financial status. तो इनका तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस पे ही इफेक्ट पड़ रहा है ना, कि आप पब्लिक करेंगे तो आप वहाँ यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, और यही तो मकसद है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का और गैप प्रिंसिपल्स का और अकाउंटिंग का। कोई भी स्टेक होल्डर वो हो सकता है। इसी तरह द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट, सेकंड हम पॉइंट की तरफ अब जा रहे हैं, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड डिस्क्लोजर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, विद सच इन्फॉर्मेशन footnote supplement financial statements to convey this information and to describe the policies and company uses to record and report business transactions. अच्छा, अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं या बनाते हैं, अब आज आप एक काम कर सकते हैं, ऑलरेडी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं प्रीवियस सब्जेक्ट्स में जो हमारे रहे। तो देखें, अब जब स्टेटमेंट आप बनाएंगे तो स्टेटमेंट में आप सिर्फ मॉनेटरी कंपोनेंट्स को तो नहीं आप रिकॉर्ड कर रहे, आप कुछ इमटेरियल इंफॉर्मेशन वो भी फुट नोट्स में, कॉन्टीजेंट इंफॉर्मेशन फुट नोट्स में, फॉर एग्जांपल कोई फ्यूचर फॉरकास्टिंग फुट नोट्स में, कोई फ्यूचर पॉलिसीज़ जो आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस जो हैं, नए प्रोजेक्ट्स जो, उनको फुट नोट्स में, तो अपनी वो ये ट्रांजैक्शंस भी आप ज़रूर डिस्क्लोज करेंगे, जिसे कहा जाता है फुट नोट सप्लीमेंट्स। कि स्टेटमेंट बैलेंस शीट एंड होने के बाद फिर आपके कुछ फुट नोट स्टार्ट हो जाते हैं कि जो जो हमने इंफॉर्मेशन दी वो कहाँ क्या शो कर रही है, और जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी और जो इन्फॉर्मेशन फर्दर पार्ट नहीं बन पा रही, तो वो भी आप बताएंगे, ताकि तमाम इंफॉर्मेशन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फैक्ट एंड फिगर बेस्ड हो, वो यूज़र्स तक पहुँचे और उसको पब्लिक किया जाए। तो कुछ आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जो ढकी छुपी हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जो स्टेक होल्डर्स तक ना पहुँच पाए। तो ये आपके पास है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुली डिस्क्लोज, टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। ये हमारे पास थर्ड प्रिंसिपल है जो हम अप्लाई करते हैं स्टेटमेंट्स बनाने में। फोर्थ प्रिंसिपल हमारे पास है टाइम पीरियड इजम्पशंस। पीरियोडिसिटी भी से कहा जाता है, आपको याद पड़ रहा होगा। टाइम पीरियड इजम्पशन क्या कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकाउंटिंग साइकिल को विद इन अ ईयर कंप्लीट करना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप एक अकाउंटिंग साइकिल को या फाइनेंशियल पीरियड को या ईयर को क्वार्टर्स में या सेमी एनुअली डिवाइड कर सकते हैं, और करना चाहिए। जब आप अपने काम को आसान करना चाहते हैं तो आप क्वार्टरली भी क्लोजिंग कर सकते हैं। यह है टाइम पीरियड इजम्पशन। और नहीं तो साल में एक दफ़ा तो अकाउंटिंग को ज़रूर क्लोज करना है, कि रीज़न ऑडिट पर्पज़ के लिए, टैक्स के लिए, डिस्क्लोजर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, तब डिफरेंट फीचर इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं।
और हमने कितने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं? 3 ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए थे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। वही ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए गैप प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो। Most businesses exist for a long period of time, so artificial time period must be used to report the results of business activity. अब बिजनेस जो फॉर एग्जांपल अनलिमिटेड टाइम के लिए काम कर रहा है, कोई टाइम नहीं होती बिजनेस के, तो वहाँ आप फिर अकाउंटिंग क्या जब तक आपका बिजनेस है आप तब तक रिपोर्टिंग नहीं करेंगे या डिस्क्लोजर नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर आपको ईयरली अकाउंटिंग क्लोज करनी होगी, क्वार्टरली अकाउंटिंग आप क्लोज करेंगे, क्वार्टरली सेमी एनुअली को अकाउंटिंग क्लोज करेंगे। उनको आप फर्दर क्या कर लेंगे, साल में एक दफ़ा फाइनलाइज कंपाइल करके आपको रिपोर्ट्स पब्लिश करनी होंगी। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिपोर्ट द टाइम पीरियड में बी अ डे। ठीक हो गया। जब हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ टाइम के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वो एक डे हो सकता है। मूवमेंट ऑफ टाइम कोई भी मूव हो सकता है, कोई भी मूवमेंट हो सकता है, स्पेसिफिक मूवमेंट है। अ मंथ, अ ईयर और एन अदर आर्बिट्रेरी पीरियड, कोई भी टाइम हो सकता है। इनकम स्टेटमेंट पीरियाडिक बना रहे हैं आप, वो एक मंथ हो सकता है, 15 डेज हो सकती है। बैलेंस शीट आप दिसंबर 31 को बना सकते हैं, आप जनवरी 1 को बना सकते हैं, फरवरी 28 को बना सकते हैं। आप कोई भी डेट हो, जब आपको अपने रिजल्ट्स रिकॉर्ड शो करने हैं, पब्लिक करनी है, आप इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, अपना अप्रेजल करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन चेक करना चाहते हैं, तो आपको अकाउंटिंग साइकिल्स को कंप्लीट करना होगा। आप अगर अकाउंटेंट हैं, बिजनेसमैन। यूजिंग आर्टिफिशियल टाइम पीरियड लीड्स टू क्वेश्चंस अबाउट व्हेन सर्टेन ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड। इससे ये आपको क्लियर हो जाता है कि कब आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कब इनको क्लोज करना है, कब न्यू साइकिल में जाना है, कब आपको फाइनलाइज करना है, कब इनको आप फाइनल ड्रेसिंग करनी है। तो ये सारा काम जो है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ये फुलफिल हो रहे होते हैं। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब आप जो भी काम आज अकाउंटिंग में, आप जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स आप सीखते हैं, प्रिंसिपल अप्लाई कर रही है, प्रिंसिपल्स ही अप्लाई कर रहे होते हैं। For example, how should an accountant report the cost of equipment expected to last 5 years? तो जब आप अपनी कास्ट या अपनी फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कास्ट आप फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम शो नहीं करेंगे, तो कैसे आप इन्वेंट्री कास्ट बता पाएंगे, और कैसे आप प्राइसिंग कर पाएंगे, और कैसे आप प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे, और कैसे आप फॉर एग्जांपल फेवरेबल या अनफेवरेबल एनालिसिस या पोजीशन चेक कर पाएंगे अपनी इन्वेंट्रीज की, और किस तरह कैसे आप फिर अपने मेथड्स को चेंज कर पाएंगे, इन्वेंट्री कंट्रोलिंग कर पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे, कॉस्ट प्लानिंग कर पाएंगे, जब तक आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास था टाइम पीरियड अजम्पशन। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं जाऊंगा, वो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको नेट रिलीजिबल, नेट रिलाइजेबल पॉइंट्स की तरफ ले जाती है। आप पढ़ चुके हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कि ऐसा नहीं है कि जब कैश सिर्फ हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं तो वो तो हमें एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की तरफ ले जाता है। तो जब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कैश में, तो आपको रिकॉर्ड करनी हो। जब ट्रांजेक्शन एक्रूड हैं तो टाइम एक्सपायर्ड नॉट येट पेड, टाइम एक्सपायर्ड नॉट येट रिसीव्ड, वो अकाउंट रिसीवेबल बन रहे हैं, वो अकाउंट पेबल हैं, वो क्रेडिट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में आप अगर जा रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग करनी होगी। तो ये एक हमारे पास एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी डिफरेंट प्रिंसिपल्स को कंबाइन कमुलेट यहाँ कर लेता है। तो जब आपके एक्सपेंसेस रिकग्नाइज्ड हो रहे हैं, लाइबिलिटीज़ रिकग्नाइज्ड हो रही हैं, तो रिकॉर्ड करनी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं कि पेमेंट करेंगे तो सिर्फ रिकॉर्ड करने लो। जब सेल रिकग्नाइज्ड हो चुकी है तो रिकॉर्ड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सेल इन कैश हो तो रिकॉर्ड करेंगे। जब इनकम आप अर्न कर चुके हैं और इनकम रिसीव नहीं हुई, आप रिकॉर्ड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इनकम रिसीव होगी, कैश में रिसीव होगी तो रिकॉर्ड करेंगे। इनकम अर्न तो आप रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह अब हम जा रहे हैं एक्रूअल बेसिस की तरफ। तो रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल हमें एक नज़र आता है। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू इज अर्नड एंड रिकग्नाइज्ड अपॉन प्रोडक्ट डिलीवरी और सर्विस कंप्लीशन without regard to timing of cash flow. Suppose a store orders 500 compact discs from the wholesaler in the March, receives, for example, receives them in April and pays for them in a May. The wholesaler recognizes the revenue April when delivery occurs, not in March when the deal is
struck or in May when the cash is received। अब बात ये है कि जब आपने किसी के साथ आपने एक ऑर्डर रिकॉर्ड हुआ, ऑर्डर रिकॉर्ड हो गया है, ऑर्डर के साथ आप जब ऑर्डरिंग हुई तो ऑर्डरिंग टाइम पे ही आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। कहाँ आप इसको कंटीजेंसी में रखेंगे, फुट नोट्स में आप ले जाएंगे। ठीक हो गया। अब जब सेल हो जाएगी, गुड्स जब डिलीवर्ड हो जाएंगे ट्रांसफर, तो अब आप इसको क्या करेंगे, सेल रेवेन्यू कह देंगे। सेल डिक्लेयर हो गई। अब सेल जब डिक्लेयर होगी अकाउंट रिसीवेबल बन जाएंगे, और जब ये अकाउंट रिसीवेबल रिसीव होंगे तो अब क्या हो जाएगी, आपके कैश रिसीव हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस, यानी प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ, जब से ऑर्डरिंग हो गई है। क्यों, ऑर्डर आपको मिल गया है तो आप ऑर्डर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ऑर्डर रिकॉर्ड नहीं होगा तो कैसे कॉस्ट यूनिट काम करेगा, और कैसे आप कॉस्ट यूनिट को एक डिमांड बता पाएंगे, कैसे बजटिंग कर पाएंगे। ये क्या है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। यानी जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो जाए, ज़रूरी नहीं है रेवेन्यू डिक्लेयर्ड हो जाए, रिकॉग्नाइज हुई तो आपको अकाउंटिंग करनी होगी। इफ़ एन अटॉर्नी रिसीव्स $100 retainer from a client, the attorney doesn't recognize the money as revenue until he or she actually performs $100 in services for the client। यानी जब आप किसी से $100 ले चुके हैं तो ये तो आप पे लाइबिलिटी आ गई है। अब पहले लाइबिलिटी रिकॉर्ड करें इसे, और जब ये लाइबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, फाइनलाइज हो जाएगी, आप ये रेवेन्यू बन जाएगी। तो अब पहले बैलेंस शीट का पार्ट, फिर कहाँ चले जाएंगे, आप इनकम स्टेटमेंट में चले जाएंगे। ये प्रिंसिपल हम कहाँ क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, और ये एडजस्टिंग के रूल्स हैं प्रिंसिपल्स। अब एक और प्रिंसिपल हमें नजर आता है, वो है मैचिंग प्रिंसिपल। जब आप स्टेटमेंट्स बनाते हो ना, जैसे आप इनकम और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के डिफरेंसेस लेते हो, वेरिएट वर्सेस में रखते हो, और आपको प्रॉफिट या लॉस सिचुएशन बन जाती है, ये मैचिंग प्रिंसिपल ही तो फॉलो हो रहा है। मैचिंग प्रिंसिपल ही आप ये काम कर रहे हो, यानी आप मैचिंग कर रहे हो एसेट्स लाइबिलिटीज ओनर इक्विटी की, आप मैचिंग कर रहे हो इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मैचिंग कर रहे हो आप सेल के साथ, जीपीआर है। ये मैचिंग प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना होता है, और इससे क्या होता है, ये मैचिंग प्रिंसिपल क्यों दिया गया, क्यों फॉलो करना है, क्यों अप्लाई करना है, ताकि आपके पास रियल पोजीशन या परफॉर्मेंस आ जाए। द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस are recorded in the same period as the revenue they help to generate. Example of such costs include the cost of goods sold, salaries and commissions earned, insurance premiums, supplies used, and estimate for the potential warranty work on the merchandise sold. Consider the wholesaler who delivered 500 CDs to a store in April. These CDs change from the assets inventory to an expense cost of goods sold. जैसे ये चेंज हो रहा है, तो अब आपको अपने प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज रियलाइज पोजीशन शो करने के लिए आपको मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि जब एक लाइबिलिटी बनी है तो उस वक्त आप मैचिंग करेंगे, बैलेंस शीट क्लियर कर देगी, वहाँ से लाइबिलिटी खत्म हुई है, इनकम स्टेटमेंट क्लियर कर, तो ये तमाम इंटर रिलेशनशिप स्टेटमेंट्स का आपको मैचिंग करेंगे तो क्लियर पोजिशंस क्लियर होंगी। इसी तरह गोइंग कंसर्न हम एक प्रिंसिपल देखते हैं। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि अनलेस अदरवाइज नोटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द एजम्पशन दैट द कंपनी विल रिमेन इन द बिजनेस identify indefinitely, therefore assets do not need to be sold at fire sale value, and debt doesn't need to be paid off before maturity. This principle results in the classification of assets and liabilities at short term, current as long term. देखें, गोइंग कंसर्न ये है कि आप हमेशा अपनी अकाउंटिंग, एक अकाउंटेंट को ये सोच के अकाउंटिंग करनी चाहिए कि हमारा बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअस है, लॉन्ग लीव बिजनेस है आपका। तो फिर डेट्स जब मेच्योर होंगे आप पे करेंगे। डेट्स बिफोर मेच्योरिटी आपको पे नहीं करने चाहिए। बिफोर मेच्योरिटी तब पे करेंगे कि हमारा बिजनेस कल ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख को आपने लोन इंस्टॉलमेंट्स देनी है और आप 7 को दे देते हैं, वो तो इस कॉन्सेप्ट में आप जा रहे हो कि फिर 10 तारीख को आपका बिजनेस क्या वाइंड अप हो जाएगा। नो, तो इसका मतलब है कि आपको गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कहता है कि जो मेच्योर टाइम हो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है गोइंग कंसर्न से। गोइंग कंसर्न आपकी बिजनेस को कंटिन्यूटी शो करता है बिजनेस की। तो हम गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे होते हैं जब हम
मेच्योरिटी को फॉलो कर रहे होते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जब हम करंट की बात करते हैं, जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स की क्या बात, फिक्स्ड एसेट इसीलिए कि आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो ताकि हम इसको रिन्यू करेंगे नए एसेट्स के साथ। क्यों, आपको बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है, आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यूटी एजम्पशन पे बेस करता है। इसी तरह हमारे पास एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म आपको कहता है कि बीइंग प्लेइंग सेफ और प्ले सेफ, accountants must use their judgment to record transactions that required estimation। अब अकाउंटेंट को भी जजमेंटल अकाउंटिंग हम यहाँ हमें बात पॉइंट मिलता है कि आप जजमेंटल अकाउंटिंग करें। अकाउंटेंट को जजमेंटल होना चाहिए, उसे फ्यूचर फॉरकास्टिंग्स का, उसे फ्यूचर चेंजेस का, मार्केट चेंजेस का उसको ज़रूर नॉलेज हो, वो अपनी स्किल्स यहाँ यूज़ कर सके, कर पाए। आपको यहाँ क्लियर हो सके कि हमारा बिजनेस मार्केट चेंजेस की वजह से हमारे बिजनेसेस में क्या चेंजेस आएंगी और हमें इसका नुकसानात क्या होंगे, इसके एडवांटेजेस, इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा हमारे बिजनेस पे, ये आपको क्लियर होना चाहिए एक अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट जजमेंटल होना चाहिए, सेफली वो बिजनेस अकाउंटिंग करे। जैसे मैंने कहा कि प्ले सेफ। So the number of years that equipment will remain productive and the portion of account receivable that will never be paid are examples of items that require estimation। यानी आप टाइमली एस्टिमेशन कर सकें, टाइमली आप अपने एसेट्स को, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हैं चाहे वो करंट एसेट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कैपेसिटी, उनके एक्सचेंज, उसकी लाइफ, ये तमाम चीज़ों पे एक अकाउंटेंट की नज़र हो, वो फ्यूचर एस्टिमेशन कर पाए कि अगर आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि जब एसेट बिल्कुल एक्सपायर हो जाएगा या डेथ के करीब, नियरेस्ट टू डेथ चला जाए, तो फिर उस वक्त क्या आप उनको एक्सचेंज करेंगे। तो पहले से ही एक अकाउंटेंट जो है वो एक एस्टिमेटर होना चाहिए, वो वैल्यूएटर होना चाहिए, वो अपने बिजनेस को एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखे। तो यहाँ है कि जैसे हमने कहा कि इन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा अकाउंटेंट्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म विच रिक्वायर्स दैट द लेस ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट बी चूजन व्हेन टू एस्टिमेट्स आर जज्ड टू बी इक्वली लाइकली। यानी आप फिर लेस ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स को फॉलो करें। तो एक अकाउंटेंट को एक सेफ जोन में काम करते हुए, सेफ जोन में रहते हुए अकाउंटिंग करनी चाहिए। For example, the entity should recognize the liabilities that claim to the employee for legal case, even the entity not sure if they are failing। यहाँ बात ये हो रही है कि अगर आपको कोई कहीं भी कोई फॉर एग्जांपल लीगल केस में आप हैं और आपको ये क्लियर ना, आपको अगर फॉर एग्जांपल इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आप इस केस को हार जाएंगे या फेल हो जाएंगे, लेकिन आप ये ज़रूर रखें कि इस केस में आपको शिकस्त हो सकती है, हार सकते हैं आप, यहाँ आप पे लाइबिलिटी आ सकती है, ये एस्टिमेशन आपको क्लियर रखनी चाहिए, जिसको आप फुटनोट्स में रख सकते हैं। अनसर्टेनिटी को ज़रूर आपको सामने रखना चाहिए एक अकाउंटेंट को, एक बिजनेसमैन को। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है कि आप वो तमाम पॉसिबल जो सिचुएशंस आप फेस कर सकते हैं या आप फ्यूचर में आपको फेस करनी पड़ जाएंगी, उन पे नज़र होनी चाहिए एक अकाउंटेंट की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक चेंज हमें आएगा या इस कोरोना वायरस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद जो बनेगा, इसका बिजनेस इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेसमैन को, अकाउंटेंट को इसकी सोच होनी चाहिए, इसकी फोरकास्टिंग उसे पहले से वो कर ले। इसकी इन तमाम जो फैक्चुअल आपके सामने सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, इनको एनालाइज कर लेना चाहिए और इसको देखते हुए आपको बिजनेस डिसीजन लेनी चाहिए और अकाउंटिंग करनी चाहिए और ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना चाहिए। यानी आप अगर पहले बड़ी ट्रांजैक्शंस में जा रहे थे, एक्सपेंसेस कर रहे थे, तो अब आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह इदारे अपने वर्कर्स को फायर कर रहे हैं, छुट्टी दे रहे हैं, निकाल रहे हैं बिजनेसेस से। रीज़न यही है कि आप कंजर्वेटिज्म को फॉलो अप कर रहे हो। इसी तरह प्रूडेंस भी से कहा जाता है कि एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज एज सुन एज पॉसिबल। जैसे आपको पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है तो आप पहले से ही उनके लिए
प्लानिंग कर लें और अपनी प्लानिंग ऐसे करें कि इन लाइबिलिटीज़ को आप किस तरह मैनेज कर पाएंगे, किस तरह हो कंट्रोल कर सकते हो। बट द रेवेन्यूज ओनली व्हेन दे आर रियलाइज्ड आर एश्योर्ड। या तो रियलाइज्ड हो या एश्योर्ड हो, या आपको एश्योरेंस है, कंफर्म्ड हैं आप, या रियलाइजेशन है कि हाँ हमारे हक में भी ये कोर्ट केस आ सकता है और हमारे अगेंस्ट भी आ सकता है। आप 50-50 फॉर एग्जांपल पॉइंट पे हैं। ऑल्सो कॉल्ड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो आपको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को आप प्रूडेंस भी कहते हैं। एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू रियलाइज और यू मे फॉर एग्जांपल एश्योर्ड। आप अगर एश्योर्ड हैं या रियलाइज हो चुके हैं तो फिर आपको प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म को फॉलो करना होगा, बी कंजर्वेटिव। इसी तरह हमारे पास लास्ट जो मैं सेकंड लास्ट प्रिंसिपल लूँगा वो है कि मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल आपको कहते हैं कि मटीरियल इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप फोकस में रखें, मटीरियल। अब इमटीरियल और मटीरियल क्या होगा, ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। मटीरियलिस्टिक जो प्रिंसिपल हमें प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी कहता है कि जो इंफॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग आप समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन ज़रूर पब्लिक करनी चाहिए, उसे तो आपको करना हो। फॉर एग्जांपल आपको गुडविल किन सिचुएशंस में पब्लिक करनी है, रिपोर्ट्स का पार्ट बनानी है, ये क्या है फिर मटीरियलिस्टिक। और इमटीरियल के किन सिचुएशन में नहीं करनी। फॉर एग्जांपल जब आप वेंचरिंग में जा रहे हैं, कम्बिनेशन में जा रहे हैं, गुडविल को शो करना है। जब न्यू पार्टनर एडमिशन है, गुडविल को शो करना है। जब पार्टनर डेथ है, गुडविल को शो करना है। जब लीगल रिक्वायरमेंट है, गुडविल को शो करना है। ये तो मटीरियल बन गया फिर। तो आज अब देख लें कि अकाउंटेंट्स फॉलो द मटीरियलिटी प्रिंसिपल विच स्टेट दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल मे बी इग्नोर्ड व्हेन देयर इज नो इफेक्ट ऑन द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अगर वो इंफॉर्मेशन शो ना करें, यूजर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप कोई प्रिंसिपल वायलेट नहीं कर रहे, उससे कोई भी स्टेक होल्डर इफेक्ट नहीं होगा, आपका कोई भी फॉर एग्जांपल यूनिट इफेक्ट नहीं होगा, तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक करें। Certainly, tracking individual paper clips or pieces of paper is immaterial and exclusively burdensome to any company's accounting department, although there is no definitive measure of materiality. मैंने आपको पहले भी कहा कि ये कंट्रोवर्शियल है कि क्या मटीरियलिस्टिक होगा, क्या इमटीरियल होगा। आप अगर किसी इंफॉर्मेशन को एक अकाउंटेंट इमटीरियल समझता है तो फिर उसे ये भी साथ देखना चाहिए, अगर ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में ना करूँ या इसको रिकॉर्ड किया है और इसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो क्या किसी प्रिंसिपल को तो हम वायलेट नहीं कर रहे या किसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे। अगर नहीं जा रहे तो फिर इसका मतलब है कि आप मटीरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन को फॉलो करो, इमटीरियल इन्फॉर्मेशन को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये आपको भी इजाज़त है। तो ये प्रिंसिपल हमें कहते हैं several $1,000 may not be material to an entity such as General Motors, but that same figure is quite material to a small। कि कुछ ऐसी आपकी रेवेन्यूज़, कुछ ऐसे आपके फॉर एग्जांपल अकाउंट हैं जो आप समझते हो कि ये इमटीरियल हैं, इस स्टेज पे शो नहीं करने, इसको हम शो करेंगे जब हम फॉर एग्जांपल क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, या इसको शो करेंगे जब इसका टाइम आएगा। जैसे मैंने आपको गुडविल का कहा, उसकी सिचुएशंस हैं, उन कंडीशन में सिर्फ आप उन्हें शो करेंगे, अदरवाइज आप इस इंटेंजिबल को शो नहीं करते। तो इसी तरह ये है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। लास्ट जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या कहते हैं कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। कौन से फिक्स्ड एसेट्स, कि आपने एक एसेट लिया जो एक्वायरिंग वैल्यू थी या जिसकी परचेज वैल्यू थी इनिशियली, क्योंकि पर्पज़ क्या होगा ऐसे एसेट का, ऐसे एसेट का पर्पज़ होगा यूटिलाइजेशन, सेल पर्पज़ नहीं होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, विच इक्वल्स द वैल्यू एक्सचेंज एट द टाइम देयर एक्विजिशन। जो उसकी एक्विजिशन वैल्यू थी उस पर रिकॉर्ड होगा। फिर उसमें जो चेंज आता जाएगा, डेप्रीसिएशन या एप्रीसिएशन, जो पाकिस्तानी रूल हैं, तो डेप्रीसिएशन एप्रीसिएशन आती जाएगी, आप रिवैल्यूएट करते जाएंगे। फिर आपका एसेट या तो डेप्रीसिएट हो जाएगा फुली, या उसमें जो एप्रीसिएशन आती जाएगी। जैसे लैंड है, पहले आपने परचेज़ की 50 लाख, तो 50 लाख ही लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जिस टाइम में आप परचेज़ की 50 लाख हो, जब अकाउंटिंग हो रही है तो वो 60 लाख पे चली गई है, तो आप 50 लाख ही लिखेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसी तरह कि इन द यूनाइटेड स्टेट इवन इफ द एसेट्स शुड सच एज लैंड और बिल्डिंग्स एप्रिसिएट इन द वैल्यू ओवर टाइम, दे आर नॉट रिवैल्यूड। यूएस में ये भी प्रिंसिपल चलता है कि वहाँ जब एक एसेट एप्रिसिएट हो रहा है तो फिर भी उसकी एप्रिसिएशन नहीं लिखी जाती, उसको उसको उसी वैल्यू पे लिखा जाता है जिस वैल्यू पे आपने पेमेंट की थी और परचेज किया था। हाँ, जब उसको सेल किया जाएगा
जो भी एक्स्ट्रा उस टाइम पे आपको पेमेंट मिलेगी या गेन मिलेगा, वो गेन आप फिर रिकॉर्ड करेंगे। तो अल्टीमेटली आप फिर हिस्टोरिकल कास्ट को फॉलो कर लेते हैं और नेट रिलीजिबल प्रिंसिपल को भी रियलाइजेबल या रिलीजिबल प्रिंसिपल हम कहते हैं, उनको भी फॉलो साथ किया जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक था, गैप प्रिंसिपल्स, जो हम 2-3 लेक्चर्स में जो हमारा काम स्टार्ट हुआ, 2 या 3 लेक्चर हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो गैप पे बात हो रही थी बार बार, तो आज हम इसे फाइनल कर चुके हैं। अब आपका काम ये होगा कि आप गैप प्रिंसिपल्स को पढ़ें, रीड आउट करें। मैंने कहा बुक में देखें, एम ए गनी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बाय एम ए गनी जो बुक है वो, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में वहाँ आपने ये प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, वहाँ देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं भी कुछ स्लाइड पेजेस, बुक पेजेस साथ आपको शेयर कर रहा हूँ, उनको भी आप देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ बात होगी, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, लेक्चर्स लेंगे, करेंगे, क्लास होगी। और एक और काम आपने करना है कि आप एक रूल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है, इसको आपने ज़रूर खुद पढ़ लेना है। ये आपका काम है। आप ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा अकाउंटिंग में, दोबारा ये टॉपिक दिया गया है, इसको दोबारा पढ़ लें। मैंने इसी स्लाइड में, इसी लेक्चर में इस पर बात ज़रूर की है। आपने इसे पढ़ना होगा, देखना होगा, ये आपका होमवर्क है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।